एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। और ये जो आप लोग के पास 1-2 दिन बचे हैं यूपीपी की तैयारी के लिए, तो इसमें पूरा जी जान लगा दो। और ये आज का जो सेक्शन रहने वाला है, प्रैक्टिस सेक्शन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि भाग और सभी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। बच गए थे केवल ये अनुच्छेद। तो चलिए हम अनुच्छेद पे भी बात कर लेते हैं, जो कि हम 52 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो आपका अनुच्छेद होता है, बहुत सारे लोगों को, आप सभी को नॉर्मली पता होंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। बट हाँ, हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में आए उन्हीं चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो हम भाग 52 यानी कि भाग 5 से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सबको बताना है कि ये जो 52-53 है ना, यह कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। तो हम बता दे रहे हैं, तो यह आते हैं जो कि 5 भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 5 में क्या है, तो संघ है। क्या है, तो संघ है। और संघ के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद भाग 5 के अंतर्गत कितने आते हैं, तो आपको 51 से जो कि आपको 52 से 151 तक आप लोग को भाग 5 में अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। तो हम आज वही अनुच्छेद पे बात करेंगे, यानी कि क्या, तो 52 से हम 151 यानी कि हम 52 से लेके 151 तक सारे अनुच्छेदों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए नंबर वाइज से हम करते हैं। तो भाग 52 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल आपका 52 में क्या है, तो राष्ट्र, भारत का एक राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो 52 आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के भाग, आप, मैं बार बार अनुच्छेद नहीं बोलूंगी, तो आप लोग याद रखना कि ये अनुच्छेद, ये सारे जितने साइड से आप लोग देख रहे हैं सारे अनुच्छेद है। तो 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 के अंतर्गत आता है। 54 के अंतर्गत जो कि राष्ट्रीय प्रतीक का निर्वाचन, राष्ट्रीय प्रतीक का निर्वाचन है। और भाग जो कि 55 अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो कि क्या होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यह अनुच्छेद आपको 55 में है। और अगला है 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, क्या है, पदावधि है, जो कि 56 के अंतर्गत। और अगला देखते हैं, तो 57 अनुच्छेद में क्या है, तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता कितने में है, तो यह 57 में है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, तो यह 58 में है। 59 में क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के पद के लिए शर्तें, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद के शर्तें हैं क्या क्या, तो वह आपको 59 में मिलेगा। 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में 60 अनुच्छेद में कहा गया है। और अगला है 61 में आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया है। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है क्या है 61 के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। ये चीज आप लोग को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 61 अनुच्छेद 61 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगला देखते हैं, अगला है 62 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति के पद में रीति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यवस्था की पदावधि है। क्या है, तो यह 62 भाग में है। राष्ट्रपति के पद रीति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीतियों के बारे में है। और 63 में क्या है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि 61 इंपॉर्टेंट था, क्यों, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद 63 भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज्यादा अभी तक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यानी कि जबान पे रखना, याद नहीं रखना, आप लोग को जबान पे रखना है। बोलते कहीं कि पहले आप लोग का आंसर आ जाए। तो 61 क्या था, तो राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। और यहाँ पे अनुच्छेद 63 के तहत क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग को याद रखना है 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही हूँ, तो बता दूं कि रिवाइज है, और रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी करना है। बहुत सारा सिलेबस आप लोग को रिवाइज करना है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक सिलेबस के लिए इतना ज्यादा टाइम दे सको। तो हम बहुत जल्दी जल्दी आप लोग का रिवाइज करा दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 63 में क्या है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। और अगला है 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और वह अनुच्छेद
64 में कहा गया है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कहा गया है 64, यानी कि अभी तक 61, 63, 64 आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है 63 के तहत, जो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 के तहत जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अगला देख सकते हैं 65 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान यह उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना का उसके कृतियों का वाहन है। मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। मैं नॉर्मली आपको समझाती हूँ कि अनुच्छेद 65 में क्या है। तो अनुच्छेद 65 में है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके पद पे जो उपराष्ट्रपति होंगे वह कार्यभार संभालेंगे। ऐसे नॉर्मली याद रखिए कि राष्ट्रपति के ना रहने पे उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ये अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अभी तक आप लोग को 61, 63, 64, 65 आप लोग को याद रखना है। 63, 64, 65 तो ऐसे याद हो जाएंगे क्योंकि क्रम से है, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप करके 61 है। 61 बताओ किस लिए? तो 61 है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा। 63 क्यों है? तो 63 अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में लिखा गया है कि जो राज्यसभा होगा ना, उसमें जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का 64 में उल्लेख किया गया है। और 65 अनुच्छेद में क्या है कि जब राष्ट्रपति नहीं हो गए तो उनके स्थान पे जो कार्य संभालेंगे वह उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यह 65 में लिखा गया है। तो ये अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, केवल 4 है। मैं छांट को आप सभी को बता रही हूँ कि किस किस चीज को ज्यादा याद रखना है। तो अगला देखते हैं 66 अनुच्छेद में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कब होता है, ये सब किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 66 में लिखा गया है। तो अभी तक मैंने कितना आपको अनुच्छेद बताया याद करने के लिए? तो 61 याद रखना है, 64 याद रखना है, 65 याद रखना है, और ये 66 तो है ही। बीच में एक 63 आप लोग का छूट रहा है क्या? हाँ, बीच में 63 आप लोग याद रखना है। तो 63 किस लिए है? तो 63 भी आप लोग को याद रखना है। तो एक बार रिवाइज कर लो। अनुच्छेद 61 में क्या था? तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद जो आपका 63 है, 63 के तहत क्या किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति, एक भारत का उपराष्ट्रपति का पद होगा, वह 61 के तहत कहा गया है। और जो कि 64 है, अनुच्छेद 64 के तहत क्या कहा गया है? तो राज्यसभा में जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, और यह बताया गया है अनुच्छेद 64 में। और 65 में जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके स्थान पर कौन कार्यभार संभालेंगे? तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो ये 65, 64, 63 और 61 में है। और 66 में आप लोग को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुच्छेद 66 में कहा गया है। तो अगला देखते हैं 67 क्या है? तो उपराष्ट्रपति की पदावली क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावली है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पदावधि है। और अगला देखते हैं 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रीति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और अधिकतम रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यवस्था का पदावधि है। और अगला देखते हैं जो कि 69 देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा, यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग को 69 याद रखना है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। क्या लेता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है? तो 69 के तहत लेता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं आगे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पे। और अगला आप अनुच्छेद देख सकते हो, जैसे कि 70 है। 70 क्या है? तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के नृत्यों का निर्वाहन है। क्या है? तो कृतियों का निर्वाहन है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वाहन है 70 में। और 71 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संस्करण विषय है अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद आपको 71 में मिलेगा। 72 में क्या है? तो क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो यह कह सकते हैं निलंबन, यानी कि जो आपका शक्ति होता है राष्ट्रपति का वह कब होगा? तो 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। और अगला है 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 के हिसाब से संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है।
और अगला है 74। 74 के तहत क्या है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो 74। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 74 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह कहा गया है 74 में। 75 में क्या है, तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। जो 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। और 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी होगा। भारत का महान्यायाधीश किसमें होगा, तो 76। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है। 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद जो कि 76 में होगा। और अगला देखते हैं 77 में क्या है, तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य संचालन 77 में होगा। और अगला 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंधित जो कि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है, तो 78 में किया गया है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाला है, भारत का महान्यायवादी 76 के तहत आता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है 69, यानी कि 79 क्या है, तो 79 जो आपको लोग को देख लेना है। 79 आपका अनुच्छेद जो है कि संसद का गठन, संसद का गठन आप लोग याद रख लेना। तो संसद का गठन आपको मिलेगा 79 एक्ट के तहत। और 80 देखते हैं, तो 80 आपको राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा का संरचना कैसा होगा, यह 80 अनुच्छेद के तहत मिलेगा, राज्यसभा की संरचना। और 81 के तहत आपको लोकसभा का संरचना, यानी कि आपको राज्यसभा और लोकसभा याद रखना है। तो राज्यसभा 80 के तहत आता है और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आता है। तो ये आप लोग को याद रखने वाला है। तीनों आप लोग को टॉपिक याद रखना है एक लाइन से। तो आप लोग को पहले संसद का गठन किया गया है, फिर राज्यसभा की संरचना और फिर लोकसभा की संरचना। अगला देखते हैं 82। 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन 82 अनुच्छेद के तहत किया गया है। और अगला 63, यानी कि 83 के अंतर्गत संसद के सदनों की अवधि, यानी कि जो संसद के सदनों है ना, सांसद के, वह अवधि कब तक है, तो वह 63 में बताया गया, अनुच्छेद 63 के तहत। और अगला जैसे कि आप लोग देख सकते हो 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए हड़ताल, यानी कि सांसद की सदस्यता के लिए हड़ताल है। और 85 में क्या है, सांसद के सत्र सत्रावसान और विघटन है। और 86 में क्या है, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति की अधिकार है, जो कि आपको लोग को 86 में मिलेगा। और 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और अगला है 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार हैं, जो कि सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, यानी कि सदनों के बारे में जो मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार का उल्लेख किया गया 88 अनुच्छेद में। और अगला क्वेश्चन है जो कि देख सकते हो, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद में दिया गया है। और अगला है 90 में क्या है, तो उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना किसमें है, तो यह 90 अनुच्छेद में है। और 91 में क्या है, तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति दिया गया आप लोग को 91 में। 92 में क्या है, तो जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, तो यह अनुच्छेद जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा 92 में। अगला है 93 अनुच्छेद में दिया गया है, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिया गया है। और अगला है 94 अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना है, अनुच्छेद आपको 94 मिलेगा। 95 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्षता का अन्य शक्ति, जो कि व्यक्तियों की शक्ति दिया गया है। और अगला है 96 में क्या है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका जो कि पीठासीन न होना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अनुच्छेद याद रखना है। तो अगला देखते हैं।
अगला है 97 में क्या है, सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में 97 अनुच्छेद में बताया गया है। सांसद का सचिवालय जो कि 98 में और 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा है। और अगला है 100 में क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गुणपूर्ता है। 100 में 101 में देखते हैं, स्थानों का रिक्ति होना, क्या है, तो स्थानों का रिक्ति होना। और अगला देखते हैं, तो अगला है 102 के अनुच्छेद में सदस्यता के लिए निरीहताएं हैं, क्या है, तो निरीहताएं हैं। और 103 में है, सदस्यों की निरीहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। और अगला है 104 में, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या निरीहताएं किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए एक शक्ति, तो यह दिया गया अनुच्छेद 104 के तहत। अनुच्छेद 105 में क्या है, तो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 6 के तहत सदस्यों के वेतन और भत्ते दिया गया। और 107 में जो कि विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। और अगला है 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 में है। और 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और अगला देखते हैं, तो 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, तो 110 में है। और अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 111 अनुच्छेद में विधेयकों पर अनुमति है। और 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 12 में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण आप लोग को याद रखना है, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। और अगला है 113 क्या है, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, 113 में। 14 में क्या है, तो विनियमों विधेयक है, क्या है, विनियमों विधेयक है। और अगला है 115 के तहत पूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान है, तो अनुच्छेद 115 के तहत आएगा। 116 के अनुच्छेद के तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान मिलेगा। और 117 के तहत मिलेगा वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपलब्ध। और 118 के तहत प्रक्रिया के नियम मिलेंगे। और 119 के तहत सांसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाएं का विधि द्वारा विनियम मिलेगा। और अगला है 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगा, संसद में क्या भाषा प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 120 के तहत मिलेगा। और अगला है 121 में क्या है, सांसद में चर्चा पर निर्वर्धन है। और अगला है 122 में क्या है, तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। और अनुच्छेद 123 में क्या है, तो संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अध्यादेश प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति की शक्ति है। और अगला है 124 अनुच्छेद में, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 124 के तहत। और अगला है 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन आदि है, क्या है, तो न्यायाधीश का वेतन, यानी कि 124 और 125 आप लोग को याद रखना है। उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन जो कि 124 अनुच्छेद के तहत होता है। और 125 के तहत जो कि न्यायाधीश होते हैं ना, उनके वेतन है। और अगला है 126, तो 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। और 127 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और अगला 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में स्वीकृत न्यायाधीशों की उपस्थितियां हैं। और अगला है 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अगला है 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। तो सभी अनुच्छेद तो आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते हो, यानी कि याद नहीं कर सकते हो, बट एक बार देख तो सकते हो। तो ये सारे अनुच्छेद आप लोग देख लो कि कैसे है, तो देख सकते हो आप लोग का 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्याय होना है। और 130 में 131 में उच्चतम न्यायालय। और 131 का क निरस्त हो चुका है। और अगला है 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता है। और 133 में क्या दिया गया है, 134 में दंड विषय उच्चतम, जो कि इस तरीके से है, 134 का क में है। और 135 है, 136, 137 ऐसे ही है सारे, आप लोग देख लो, एक बार रिवाइज कर लेना। और अगला है जो कि ऐसी है, देख सकते हो, उच्चतम न्यायालय द्वारा
घोषित विधि का जो कि 141 में है, उच्चतम न्यायालय का डिक्रो और आदेश का प्रावधान और प्रकटीकरण दिया गया है 142 के तहत, और यह सभी है जो कि 144 का क निरस्त हो चुका है। तो 145 न्यायालय के नियम आदि हैं। और अगला है, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को थोड़ा एक बार देख लेना है, बाय द वे ही क्वेश्चन आएंगे। और यह 151 तक आप लोग को देखना है, जो कि संक्षिप्त प्रतिवेदन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमने आज के सेक्शन में भाग 5 के सारे अनुच्छेद, यानी कि कितने अनुच्छेद हमने आज कवर किया है, तो हम जो कि 52 से 151 तक के सारे अनुच्छेद को देखे हैं। यानी कि भाग जो कि आपका 5 हमने आज देखा है, तो भाग 5 में कितने अनुच्छेद थे ये हमने देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो कैसे लगा हो लाइक करिएगा और बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।